हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को लिए लेकर के आया बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर का है। इसकी एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। और प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ज़रा, और शेयर कर दीजिएगा लोगों को, ताकि ये क्वेश्चन जो होता है ना बहुत ही कम समय में आपकी 5 नंबर की सवाल जो होता है ना आसानी से बन जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को गंवाए हुए, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है और हम इसी 10 दिन में हम कुछ ना कुछ करने वाले हैं। देखिए, आप 10 मेरी बात को फॉलो करेंगे तो गारंटेड जो होता है ना आपको अच्छा नंबर आएंगे। पहला क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थ्री, यानी क्या है, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का लॉ प्रूफ करना है किसके बेसिस पर, वेव थ्योरी के बेसिस पर। वेव थ्योरी क्या होता है, प्रिंसिपल का हाइजेंस प्रिंसिपल को ही वेव थ्योरी बोलते हैं। मतलब हाइजेंस ने जो थ्योरी दिया था उसी का नाम क्या है, तो वेव थ्योरी है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, प्रूफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, वो भी पूछ सकता है। तो हाइगेंस का भी नाम रहेगा तो आप इसी काम को करेंगे, वेव थ्योरी भी रहेगा तो आप सेम यही काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका प्रिंसिपल लिखना चाहता हूँ। इसकी प्रिंसिपल क्या होती है, इसकी प्रिंसिपल होती है कि एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, जिसको हम सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। अगर सेकेंडरी वेवलेट से अगर टेंजेंट टू द सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेव फ्रंट इज फॉर्म। मैंने आसान भाषा में लिखा है कि देखो, जो इस जो वेव फ्रंट पर होता है, मतलब जो भी मेरा वेव फ्रंट जो एक है बना हुआ, अगर उसकी हर एक पॉइंट जो होता है ना हमारा एक फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस का काम करता है। और फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस जैसे हम टेंजेंट, मतलब फ्रेश और डिस्टर्ब, जिसको हम सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट से अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो मेरा सेकेंडरी वेव फ्रंट बनता है। वेव फ्रंट ही मेरा क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। बस इसको प्रूव करने के लिए हाइगेंस साहब ने दो रे लिया, मतलब दो किरण बोले, दो रे लिया, यानी इसको वेव भी बोला जाता है। लाइट का दो वेव लिया, और दो वेव जो होता है ना उन्होंने एक मतलब एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर क्या होता है, उन्होंने दो रे को भेजा, पैरेलल भेजा, पैरेलल भेजा, एक साथ भेजा, एक समय में भेजा। तो दोनों को एक साथ एक समय में छोड़ा, तो ये रे यहाँ पर आकर यहाँ पर इंसिडेंट हो गया। और ये रे जितना समय में यहाँ पर मान लीजिए कि टाइम टी इक्वल टू 0 में ये जो होता है ना रे यहाँ पर आएगा, तो सेम ये वाला जो रे टाइम, ये वाला लाइट बोलो या वेव बोलो, ये वाला लाइट टाइम टी इक्वल टू 0 में यहाँ आ जाएगा, है ना। क्योंकि दोनों जो का डिस्टेंस सेम होना चाहिए ना, सेम देखो तो सेम चलेगा ना। ई टकराएगा लेकिन ई नहीं टकराएगा, ई फिलहाल ऊपर रहेगा। ठीक है ना, तो जहां से ये वाला टकराएगा वहां से हम एक वेव फ्रंट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक वेव फ्रंट बना लिए। तो यहाँ से एक वेव फ्रंट बना लिए। तो वेव फ्रंट क्या होता है, लाइट के जो वेव होती है उसकी परपेंडिकुलर होती है, तो ये 90 डिग्री पर बनेगा। ये ऐसे जा रहा तो सीधा खींच देंगे, वेव फ्रंट एक बन गया। ये कब, वेव फ्रंट टाइम इक्वल टू टी, टाइम टी इक्वल टू 0 पर बना। और कुछ जब उसके बाद क्या होगा, ये जो लाइट, ये वाला जो लाइट वेव है ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। मान लीजिए टाइम टी इक्वल टू टी में, ये जो टाइम में टी में ये वाला वेव यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ये जैसे यहाँ से यहाँ पहुँचेगा ये तो आगे बढ़ जाएगा ना, ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो यहाँ से मैंने एक नया वेव फ्रंट बना लिया। तो मतलब जितना समय में ये वाला लाइट वेव यहाँ से यहाँ आ रहा है, उतना ही में ये से यहाँ, दोनों के लिए समय सेम है क्योंकि दोनों का स्पीड मेरा सेम है। चलिए, तो ये चीज़ हमने लिखा है। ये वाला कोई हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल खींचते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। और ये वाला एंगल आई है तो ये 90 डिग्री माइनस आई होगा। देख लो टोटल 90 है ना, टोटल 90 है, तो इसमें से आई निकल गया तो 90 डिग्री माइनस आई बचा ना। अगर अब यहाँ से ये वाला टोटल 90 है, तो ये 90 डिग्री माइनस आई है, तो ये वाला सिर्फ ये वाला पार्ट आई बचेगा। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होगा, ये वाला पार्ट आई बचेगा। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ये टोटल की बात कर रहा हूँ, ये वाला एंगल आई है। ठीक है ना, सिमिलरली वही वाला यहाँ देखो, ये रिफ्लेक्ट मतलब रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, इसके बीच में एंगल आर बनेगा। ये वाला आर है तो ये सेम उसी प्रकार 90 डिग्री माइनस आर होगा। ये 90 डिग्री माइनस आर है तो ये ऑटोमेटिक ये वाला एंगल क्या होगा, आपका आर बनेगा। ठीक है ना, तो यही लैंग्वेज को मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप एग्जाम में आपको अच्छा से अच्छा नंबर उठ सकता है। लैंग्वेज क्या है, एट टाइम टी, जो भी मैंने किया वहाँ जो भी हो रहा है उसको लिखा है। एट टाइम टी इक्वल टू 0 है ना, ए बी वेव फ्रंट, वेव फ्रंट क्या है, ए बी वेव फ्रंट फॉर्म, जिसको हम लोग इंसिडेंट वेव फ्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट वेव फ्रंट। आफ्टर टाइम टी इक्वल टू टी, कुछ समय बाद टी इक्वल टू टी,
न्यू वेव फ्रंट CD, उसके बाद क्या नया वेव फ्रंट CD मेरा बन रहा है, जिसको हम लोग रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बोलते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, डायग्राम क्या कहता है? डायग्राम के अनुसार ध्यान दीजिए, ये जो लाइट है, देखो डायग्राम के अनुसार कि हम BC के बाद BC डिस्टेंस निकालना हो तो BC यहाँ से यहाँ लाइट का जो स्पीड होगा उससे मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगेगा। तो BC बराबर मान लीजिए इसमें लाइट का स्पीड क्या है? V है। क्या है? V है। तो यहाँ से यहाँ क्या होगा? V गुने टी कर देंगे, T कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? BC यानी VT, मतलब BC बराबर VT हो जाएगा। सेम इसी प्रकार क्या होगा आपका AD यहाँ भी जाने में समय T लग रहा है, यहाँ भी मतलब स्पीड तो V ही है, तो ये वाला स्पीड भी मतलब डिस्टेंस क्या होगा? VT ही होगा, दोनों का डिस्टेंस VT होगा। चलिए क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस होगा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस ट्रायंगल को हम अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इस ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल है ABC, कौन सा ट्रायंगल? ABC को हम अलग कर रहे हैं। ये ABC हमने यहाँ लिख दिया, और सेम इसी प्रकार ADC को भी अलग किया, ADC को भी अलग अलग कर दिया है। तो देखिए ये वाला ABC में ये वाला एंगल I है, तो ये वाला एंगल I लिख दिया, और ADC में ये वाला एंगल R है, तो मैंने एंगल R लिख दिया। देखिए इसमें देखिए BC और AD दोनों बराबर है, देख रहे हैं ना, इसमें क्या है? BC और AD दोनों बराबर है, और इसमें, और उसके अलावा AC दोनों कॉमन है, AC इसमें भी है, AC, इसलिए ये वाला जो ट्रायंगल होगा आपका कंकरेंट होगा। क्या होगा? कंकरेंट बोले तो मतलब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसको कंकरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंकरेंट बोलते हैं। तो इतना दिमाग नहीं लगाना है। जब दो ट्रायंगल का आपका साइड्स इक्वल हो तो उस साइड के सामने वाला एंगल भी इक्वल हो जाता। जैसे BC और BC दोनों में है कि नहीं? BC इसमें भी इक्वल, BC इक्वल टू AD है, ये वाला साइड बराबर है, तो इसके सामने वाला एंगल भी बराबर होगा। इसलिए VT के सामने वाला एंगल कौन है? I है, और ये वाला AD के सामने वाला एंगल R है, इसलिए एंगल R इक्वल टू R। मतलब यही तो प्रूफ करना है मुझे। ये प्रूफ हो गया, फर्स्ट लॉ इज प्रूफ्ड, है कि नहीं है? फर्स्ट लॉ रिफ्लेक्शन का पहला एंगल क्या होता है? पहला एंगल, यही पहला रूल क्या होता है? पहला रूल होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों बराबर होते हैं। बराबर प्रूफ कर दिया ना, तो ये फर्स्ट लॉ आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब सेकेंड लॉ मुझे प्रूफ करना है। सेकेंड लॉ क्या होता है? ध्यान दीजिए, सेकेंड लॉ होता है कि नॉर्मल, इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव सभी एक प्लेन में लाई करनी चाहिए। तो देखिए आप कैसे बात करते हैं, इस डायग्राम को जरिए मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए ये मेरा प्लेन है, दिस इज माय प्लेन, ठीक है, और मेरे पास कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं है, कोई बात नहीं है, हाथ है ना मेरे पास, हाथ का मैं एग्जांपल ले लूँ, ठीक है। ये प्लेन ऐसे रखा गया है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से समझिए कुछ इस तरह से इतना बड़ा है, ठीक है, कुछ इतना बड़ा है मेरे पास। हाँ चलिए, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, मेरे पास कंघी है, मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये मान लीजिए ये वाला है ना, ये जो लाइन ही कुछ इस तरह से है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और इस पर ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? प्लेन ऐसे है तो बताइए, प्लेन ऐसे है तो क्या सरफेस पर 90 डिग्री का कौन बना रहा है? बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है, नहीं परपेंडिकुलर है। यस, परपेंडिकुलर है ये। उसके बाद बात करते हैं क्या? इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये वाला जो वेव फ्रंट है, ये वाला है कि नहीं? इंसिडेंट वेव फ्रंट, और उसके बाद क्या था? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला, ये सभी क्या इस प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? वेव फ्रंट ऐसे बनेगा, ये वेव फ्रंट ऐसे बनेगा, एकदम ऐसे बनता है वेव फ्रंट। ये वाला वेव फ्रंट ऐसे बनेगा, सीधा बनेगा। देखिए ये वाला इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं है? सेम उसी प्रकार ये वाला इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं है? सेम इसके, ये वाला मतलब इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं? मतलब AB वेव फ्रंट इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, CD वेव फ्रंट प्लेन के परपेंडिकुलर, देख रहे इसके बीच 90 डिग्री, और जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये भी क्या होता है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैंने यही चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया है। इंसिडेंट वेव फ्रंट कौन सा? देखिए यहाँ पर नहीं दिखता होगा। इंसिडेंट वेव फ्रंट AB,
रिफ्लेक्टिंग सरफेस AC एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम CD ऑल आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ठीक है, ये जो इंसिडेंट रे है ये सब, इसको क्या बोलते हैं, दो रे को हम क्या बोलते हैं, ये मेरा इंसिडेंट रे है। कौन सा है, ये मेरा इंसिडेंट रे है, समझे कि नहीं। ये इंसिडेंट रे, ये वाला जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे क्या इसके परपेंडिकुलर है, ये तो ऐसे दिख रहा है। फर्स्ट वाला मुझे अजम्पशन मतलब क्या करा, फील कराना था। ये तो दिख रहा है कि ये वाला रे, दोनों रे क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर है, और रिफ्लेक्टेड रे ये वाला भी इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है कि नहीं। और जो नॉर्मल है ये किसके, ये जो नॉर्मल है, ये वाला जो नॉर्मल है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो वही चीज आपको लिखना है, इंसिडेंट रेज परपेंडिकुलर टू AB, रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर टू CD एंड नॉर्मल रेज आर परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, AC। दैट मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड रेज आर लाई इन द सेम प्लेन। यही तब इसके बाद इतना लिखने के बाद आप आराम से लिख सकते हैं, इसको फिल भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट आप इतना तो समझ गए। इसके बाद आप ये सभी काम लिख देना है। उसके बाद आपको ये लिख देना है कि दैट मीन्स इंसिडेंट रे जो आने वाली रे है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। बस आपको इतना काम कर देना है। समझ गए कि नहीं समझ गए, एनी प्रॉब्लम? बस शायद मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए मैं आपको एक समय दे रहा हूँ कि आप सभी चीज़ को आप अच्छे से कर लो। पहले इसको उतार लो कॉपी में भाई, समझ गए ना, अच्छे से लिख लो, ठीक है ना। बढ़ा ये लिख लो, पॉज कर लो, पॉज करके इसको लिख लो, ठीक है। पॉज करके इसको लिख लिया तो फिर मैं पेज आगे बढ़ा रहा हूँ बाकी को लिखने के लिए। उसके बाद ये लिख लो, ठीक है ना, डायग्राम भी बना लेना, ये पॉज करके लिख लो। चलो अब उसके बाद ये डायग्राम बनाना है, जो इसी डायग्राम में से हमने उठा कर यहाँ पर ले गया, तो आप पॉज करके इसको भी लिख लो, ठीक है। और उसके बाद क्या कर लो, फाइनली आप इसको पॉज करके लिख लो, ठीक है, आपका प्रूफ हो गया। ठीक, चलिए अब ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से लिखने में परेशानी होती है तो मैं क्या कर रहा हूँ, पेज को कुछ एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा एक साथ दिखे, ठीक है। मैं पेज को थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, इसको, चलिए अब मुझे लगता होगा कि शायद आपको पूरा का पूरा दिख जाए। ओके, अब तो दिखेगा पूरा, आई थिंक। देखो एक साथ आप देख सकते हो और लिख सकते हो, एक साथ आप देख सकते हो और लिख सकते हो, है कि नहीं। एक साथ आप देखो, अब भी लिखने में कोई परेशानी है तो आप इसको देख सकते हो, देखो बहुत आसानी से, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। अब पॉज करके जो होता है ना, आप सभी सवाल को, सभी के नहीं, मैंने पेज को एक जगह ला दिया है, ठीक है, आपको लिखने में मज़ा आएगा, ठीक है, एक साथ। ओके, पॉज करो और लिखो। उसके बाद नेक्स्ट पेज है, पॉज करो और लिखो। लिखने के बाद अगर इस वीडियो को एक बार और देख लेना, क्योंकि ये 12-13 मिनट का वीडियो ही है भाई। अगर इसको आप कर लेते हो तो क्या दिक्कत है, 5 नंबर के आपकी सवाल आ जाएंगे। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और प्यार देते रहिएगा।